तो यहाँ पर अच्छा से समझो कि ये लोग किस तरह से करते हैं कंपनी लोग। क्वेश्चन आता है कि सर क्या हर साल हम लोग को इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा? तो हर साल हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदने का बेवकूफी नहीं खरीद करेंगे। हर साल इन्वेस्टमेंट खरीद के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 30 अप्रैल 2019 को अगर हम 30,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो 31 मार्च को अगर हम इसको इन कैश करा लेते हैं, तो दोबारा से 30 अप्रैल 2021-20 को हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो एक महीना के लिए 30 दिन के लिए क्यों हम इन कैश कराएं और दोबारा से इन्वेस्टमेंट खरीदें? तो कंपनी क्या करती है, 30 अप्रैल 2019 को एक बार 30,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लेगी, और क्योंकि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपया करके सेम है हर साल, 5 इंस्टॉलमेंट, तो सीधा लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करना होगा 31 मार्च 2024 को, उस समय जाके ये 30,000 रुपया इन कैश कराएंगे। तो एक बार इन्वेस्टमेंट खरीदा, सीधा 5 साल के बाद इन कैश कराए। हर साल इन्वेस्टमेंट खरीदो, इन कैश कराओ, फिर खरीदो, फिर इन कैश कराओ, ये बेवकूफी होता है। ठीक है। पर हाँ, अगर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हम लोग को अकॉर्डिंगली उसका 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से या तो हम और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लेंगे। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो फर्स्ट ईयर हमें 2 लाख रुपया चुकाना है, ठीक है। तो पहले साल हम लोग को 2 लाख का 15% 30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा बाई 30 अप्रैल मान लो 2019। पर मान लो हम लोग को नेक्स्ट ईयर 3 लाख रुपया चुकाना है, तो अब मेरा रिक्वायरमेंट कितना का हो जाएगा, 45,000 का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो 45,000 का रिक्वायरमेंट में ये 30,000 को हमने अगर इनकैश नहीं कराया है, तो और अब हम सिर्फ 15,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। यानी 30 अप्रैल 2020 को जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदने जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ 15,000 का और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। तो हम लोग के पास 45,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट ईयर अगर मान लो हम लोग को सिर्फ 2 लाख रुपया चुकाना है, तो अगेन मेरे को नीड कितना का है, सिर्फ 30,000 रुपया का है। तो हम लोग 30 अप्रैल 2021 को इनफैक्ट 15,000 रुपया इन कैश करा लेंगे, खरीदेंगे नहीं, इन कैश करा लेंगे। 30 मार्च को नहीं, 30 अप्रैल 21 को नहीं, 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 को जब 2 लाख रुपया चुकाने का समय आएगा, तो इनफैक्ट हम लोग 15,000 रुपया इन कैश करा लेंगे, क्योंकि हम लोग को 30,000 का जरूरत है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट 45,000 का है। नहीं कराने का मन है, कंपनी बोल रहा है नहीं कराना है, तो कोई बात नहीं। पर अगर कंपनी 15% के ऊपर अटका हुआ है, तो वो 15,000 रुपया इन कैश करा। तो इस तरह से हम लोग को इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन अप डाउन करते रहना पड़ेगा, जैसा सिचुएशन अराइज होगा। ठीक है। तो मैंने समझा दिया पूरा डीआरआर का क्या सिस्टम है, और ये इन्वेस्टमेंट जो हम लोग खरीदेंगे उसका क्या सिस्टम। तो जितना रुपया हम लोग 31 मार्च को चुकाने वाले हैं, उसका 15% रुपया का इन्वेस्टमेंट मेरे पास 30 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है। चलो अब एक सम करेंगे, उससे और भी क्लियरिटी आ जाएगा कि कैसे क्या किया जाए। तो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 Golmi Limited has 6,008% debenture of 100 each, due for redemption at 5% premium in 3 equal annual installments starting from 31st March 2016। तो यानी 1 अप्रैल को ऑलरेडी उसके पास 6,000 डिबेंचर है 100 ईच वाला, यानी 6 लाख का डिबेंचर ऑलरेडी इशू किया हुआ है। इशू करना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं एंट्री करते समय इशू का एंट्री पास मत कर देना, क्या कि ये बोल रहा है इट ऑलरेडी हैज मतलब ऑलरेडी इशू किया हुआ है 6,000 डिबेंचर 8% वाला। हम लोग को अब खाली रिडेम्पशन का एंट्री पास करना है। 31 मार्च 2016 से पहला इंस्टॉलमेंट चुकाना चालू करेगा, तो ये लोग क्या करेगा, 2-2 लाख करके इंस्टॉलमेंट चुकाएगा। ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 मार्च 2016, यानी 2016 का मार्च, 2017 का मार्च और 2018 का मार्च में चुकाएगा। कितना करके रिडीम कर रहा है, बोल रहा है 5% प्रीमियम, यानी 2,10,000 करके ये लोग पेमेंट देने वाला है। 5% प्रीमियम यानी हर साल 2,10,000 करके पेमेंट रिलीज होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे को 2 लाख रुपया चुकाना है, तो मेरे को डीआरआर कितना क्रिएट करना है। तो डीआरआर मेरा 31 मार्च 2016 तक
मेरा पूरा 6 लाख का 25%, यानी हो गया अपना 1.5 लाख रुपया का डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2016 से पहले। और बात आता है इन्वेस्टमेंट का, तो 30 अप्रैल 2015 को 2 लाख रुपया का 15% यानी 30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट वो खरीद लेगा। अब क्योंकि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम है, तो उसको हर साल 30,000 का खरीदना और इनकैश कराने का कोई जरूरत नहीं। वो सीधा क्या करेगा, 31 मार्च 2018 को, क्योंकि 16, 17, 18 को लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो 31 मार्च 18 को जाके ये वाला को इनकैश करा लेगा 30,000 रुपये। यानी हर साल इन्वेस्टमेंट खरीदना और उसको इनकैश कराने का कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया? तो क्या बोल रहा है, द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 70,000 ऑन दैट डेट, यानी डीआरआर में ऑलरेडी 70,000 का बैलेंस है, तो 1.5 लाख का रिक्वायरमेंट था, 70,000 का बैलेंस ऑलरेडी है, तो मेरे को अब सिर्फ 80,000 रुपया पीएल से और ट्रांसफर करना है डीआरआर में। यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर जो होता है वो सिर्फ 80,000 रुपया का होगा। The company complied with the requirements with respect to investment made in the government securities on 30th of April 2015. तो 30th of April 2015 को जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदना है, बोल रहा है कंपनी ने वो नियम का पालन किया है। Pass necessary journal entries and prepare the ledger account. तो 30 अप्रैल को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे जैसा मैंने बताया, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15% 30,000 रुपया। नरेशन कैसे लिखना है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में नरेशन। इन्वेस्टमेंट मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, दैट इज 15% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए। उसके बाद 31 मार्च को हम लोग डीआरआर क्रिएट करेंगे, कितना का, 1,50,000 का जरूरत था, पर पहले से 70,000 बैलेंस में है तो मेरे को और सिर्फ 80,000 का डीआरआर क्रिएट करना है। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 80,000 रुपए। उसके बाद 31 मार्च को क्या करेंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80,000 रुपया, टू डिबेंचर होल्डर 2,10,000 रुपया। ठीक है, 2 लाख का कर्जा चुका रहा है, 10,000 रुपया प्रीमियम का, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,10,000। तो यहाँ पर नोट करो 31 मार्च को हमने इन्वेस्टमेंट को इनकैश नहीं कराया, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अभी इनकैश कराएंगे तो फिर 30 अप्रैल को नया से 30,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदो, क्या जरूरत है? जब अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम लोग को इनकैश कराने का जरूरत नहीं है। सीधा लास्ट में 2018 मार्च को हम लोग इनकैश करा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो 31 मार्च 2017 को फिर से ड्यू एंट्री, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया 2017 का एंट्री। अब आ जाएंगे 2018 में, तो 31 मार्च 2018 फिर वही 2 एंट्री और इन्वेस्टमेंट को इन कैश कराने का एंट्री एक होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन, देखो इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लिया 31 मार्च 18 को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपया। उसके बाद ड्यू एंट्री 8% डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 2,10,000 रुपया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,10,000 रुपया। अब सारा डिवेंचर चुक्ति हो गया, तो हम लोग जनरल रिजर्व में डीआरआर ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट एंट्री देखो क्या हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1,50,000 रुपया पूरा। नोट, in case of redemption in installment is made, investment is made for the first installment and it remains invested till the last installment. In this question, the company has made investment on 30 April 2015, which remains invested till last installment up to 31st March 2018. तो ये रूल एकदम याद रखना जो मैंने बताया कि शुरू में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में जाके इन्वेस्टमेंट को इन कैश करेंगे, प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अभी एक सम और करेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज हो रहा होगा, बट उसके पहले देखते हैं कि अगर ये जर्नल एंट्री के साथ हमें लेजर करने बोला जाए तो लेजर अकाउंट्स कैसे बने।
तो पहले बनेगा डिवेंचर का अकाउंट, तो सिंपल 31 मार्च 2016 को पहले आएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। सॉरी, पहले ये 1 अप्रैल का एंट्री होगा। 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी 6 लाख का डिवेंचर है, उसमें 31 मार्च को टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया, 2 लाख रुपया चुकाएंगे, टू बैलेंस सीडी 4 लाख। फिर 1 अप्रैल 2016 को बाई बैलेंस बीडी 4 लाख, 31 मार्च 2017 को टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख रुपया, बैलेंस बच गया 2 लाख रुपया। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2017 को बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया, 31 मार्च 18 को टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख। तो डिवेंचर का पूरा काम खत्म, ठीक है, बैलेंस हो गया 0। अब डिवेंचर होल्डर का, तो डिवेंचर होल्डर का देखो क्या होगा, अपने एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर में हो जाएगा बाई डिवेंचर 2 लाख रुपया, बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपया, एंड 31 मार्च को टू बैंक 2,10,000 रुपया। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 साल भी वही एंट्री करेंगे, बाई डिवेंचर, बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और टू साइड में टू बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में ये एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर का भी पूरा लेजर कंप्लीट। फिर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैसे बनेगा, तो रिजर्व में तो हम लोग पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 को बोल रहा है ऑलरेडी बाई बैलेंस बीडी 70,000 रुपया था, फिर 31 मार्च 2016 को हमने और ट्रांसफर किया 80,000 रुपया, तो बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 रुपया। 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी हो गया 1.5 लाख रुपया, फिर 1 अप्रैल 16 को बाई बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपया, 31 मार्च 17 को टू बैलेंस सीडी 1.5 लाख रुपया, फिर बाई बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपया, और लास्ट में 31 मार्च को ये ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल रिजर्व 1,50,000। यानी जो जर्नल एंट्री करते हैं बस उसके अकॉर्डिंग ही लेजर लिखते जाते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो, पहले साल खाली हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे 30 अप्रैल 2015 को टू बैंक 30,000 रुपया, फिर बाई बैलेंस सीडी 30,000, फिर 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 30,000, फिर 31 मार्च 17 को बाई बैलेंस सीडी 30,000 रुपया, फिर 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी 30,000 रुपया, फिर 31 मार्च 18 को बाई बैंक 30,000। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग में हम लोग खरीदे और लास्ट में जाके हम लोग कैश कराए, बीच में खाली सीडी और बीडी का एंट्री होते चला गया। तो इस तरह से अगर हम लोग को लेजर बनाना होगा तो ये 4 अकाउंट बनेगा, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? अभी एक सम करेंगे जहां अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज चेंजिंग। यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आकांक्षा एंटरप्राइज लिमिटेड इशूड 12,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 12,000 into 100 यानी 12 लाख रुपया का डिबेंचर हो गया ऑन 1 September 2009 which is redeemable at a premium of 7%, यानी 12 लाख रुपया का डिबेंचर है, 7% यानी कहीं ना कहीं हो गया 84,000 रुपया, तो 12,84,000 रुपया टोटल हम लोग पे करेंगे। 31 मार्च 2015 को, यानी ये 1 सितंबर 2009 को इशू किया है, याद रखना, और पहला इंस्टॉलमेंट जो चुकेगा वो 31 मार्च 2015 को, यानी 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे ईयर है मेरे पास जब हम डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्च को पहला इंस्टॉलमेंट चुकेगा 4,000 डिबेंचर, यानी 4 लाख रुपया चुकाएंगे। ठीक है, अब उसमें अगर प्रीमियम 7% का जोड़ दें तो 28,000 रुपया। नेक्स्ट हम लोग 3 लाख रुपया चुकाएंगे और 21,000 रुपया प्रीमियम का। फिर हम लोग 5 लाख रुपया चुकाएंगे और 35,000 रुपया प्रीमियम का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब 4 लाख रुपया चुकाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख का 15% होना चाहिए, फिर यहाँ पर 3 लाख का 15%, यहाँ 5 लाख का 15%, तो यानी इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ये देखो अप डाउन हो, और जितना अप डाउन होगा उसका हम लोग को एंट्री पास करना। The board of directors has also decided to transfer the required amount of DRR in 4 equal annual installments. तो क्वेश्चन आता है DRR कितना चाहिए, तो 12 लाख का अगर मैं 25% करूं तो मेरे को चाहिए 3 लाख रुपया, और 3 लाख रुपया को अगर 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करें तो 75,000 रुपया करके इंस्टॉलमेंट बनता है, यानी 75,000 रुपया करके हम लोग हर साल DRR में ट्रांसफर करेंगे।
क्योंकि यहाँ बोला है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विथ March 31, 2011। यानी अगर हिसाब देखें तो March 11, March 12, March 13 और March 14 75,000 रुपया करके चारों साल हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14 सब में 75,000 रुपया करके हम लोग DRR में ट्रांसफर करेंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम लोग DRR 4 इंस्टॉलमेंट में क्रिएट करेंगे। टोटल कितना करना है? 3 लाख रुपया, 12 लाख का 25%। 4 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करना है, यानी 75,000 रुपया करके हर साल। पहला इंस्टॉलमेंट क्रिएट हो रहा है 31 मार्च 2011 को, तो 2011, 2012, 2013 और 2014 ये 4 साल हम लोग 75,000 रुपया करके PL अकाउंट डेबिट टू DRR करेंगे। और उसके बाद 2015 से रिडेम्पशन का प्रोसेस चालू होगा, उस समय हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो एंट्री देखो कैसे करना है। तो 1 सितंबर को देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12 लाख का डिबेंचर इशू हुआ। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस क्यों? क्योंकि हम लोग 7% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, यानी 84,000 रुपया का लॉस हम लोग को होगा। ठीक है, आज नहीं 5 साल बाद होगा, बट वो लॉस को हम लोग आज ही बुक कर लेंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 84,000 टू 6% डिबेंचर 12 लाख रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 84,000। फिर आ जाएंगे सीधा 2011, 31 मार्च 2011 को सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR 75,000 रुपया। फिर 2012 को भी वही एंट्री, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट इन PL टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 75,000 रुपया। फिर 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 ये चारों साल 75,000 करके ये एंट्री होगी। ठीक है, देखो 31 मार्च 2013 में भी वही एंट्री है, 31 मार्च 2014 में भी, यानी 11, 12, 13, 14 4 साल में हम लोग 75,000 रुपया करके ट्रांसफर कर दिए। तो हम लोग का DRR 3 लाख रुपया क्रिएट हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं 30 अप्रैल, क्योंकि हम लोग को चुकाना 31 मार्च 2015 को। तो 31 मार्च 2015 को अगर पहला इंस्टॉलमेंट देना है तो उसका इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 2014 तक खरीद लेना है, वही नियम है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 4 लाख रुपया पहला इंस्टॉलमेंट चुकाना है। ठीक है, याद है कि नहीं पता नहीं, देख लो एक बार। पहला इंस्टॉलमेंट कितना का है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का 15%, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख। तो 4, 3 और 5 याद रखना। तो पहले 4 लाख का अपने लोग करेंगे 15%, तो 4 लाख का 15% अपना आ जाएगा 60,000 रुपए। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। फिर 31 मार्च, तो 31 मार्च को हम लोग देखो इन्वेस्टमेंट को इन कैश नहीं कराएंगे, सीधा हम लोग, अच्छा इन कैश क्यों कराएंगे मैं बता रहा हूँ। 31 मार्च 2015 को इन कैश इसलिए करा लेंगे क्योंकि नेक्स्ट हम लोग को पता है 3 लाख रुपया का 15% चाहिए। तो 3 लाख रुपया का 15% यानी आई नीड ओनली 45,000 रुपीज, पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट में कितना है? 60,000। तो 15,000 एक्स्ट्रा है, तो 15,000 रुपया को हम लोग इन कैश कराएंगे। तो 31 मार्च 2015 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यानी 15,000 रुपया हम लोग इन कैश करा लेंगे। ठीक है, फिर 31 मार्च को 6% डिवेंचर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हो गया कहानी खत्म 2015। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2016 में। तो 2016 में वही दोबारा से ड्यू एंट्री करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, पहले से ही मेरे पास 30,000 रुपया है। तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 21,000 टू डिवेंचर होल्डर 3,21,000। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,21,000। तो ये 2016 का 31 मार्च तक का एंट्री खत्म। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट है 5 लाख रुपया। तो 5 लाख का 15% यानी आई नीड 75,000 रुपया, 75,000 रुपीज हम लोग को कहीं ना कहीं चाहिए। और हम लोग के पास है कितना? हम लोग के पास है 45,000। 60,000 का था, उसमें 15,000 रुपया इन कैश करा लिए थे, तो 45,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास है। और हम लोग को चाहिए 5 लाख का 15% यानी 75,000 रुपये।
तो 30,000 का और फर्दर इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। तो 30 अप्रैल 2016, यानी अभी हम लोग 2016 से बाहर नहीं आए हैं, 30 अप्रैल 2016, ये 2016 का रिडेम्पशन का एंट्री हो गया था, इसलिए मैंने लाइन खींच दिया। अब नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए 30 अप्रैल 2016 को हम लोग को इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा 30,000 का। उसके बाद 31 मार्च 17 को जब होगा तो हम लोग का मेन जो 4 एंट्री होता है वो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सारा इन कैश करा लेंगे, 75,000 रुपया पूरा। उसके बाद 31 मार्च को 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 35,000 टू डिवेंचर होल्डर 5,35,000। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक चुकती हो गई। और 3 लाख रुपया का जो डीआरआर क्रिएट हो रखा था पहले से, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 3 लाख रुपया पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंट्री ऑन रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट, यानी रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट आएगा तो इससे बेसी और कुछ नहीं पूछेगा। ये जो 2 टाइप हम लोग सीखे, दिस इज एनफ। इस 2 टाइप में हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू सेम है तो कैसे ट्रीट करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू अलग है तो कैसे ट्रीट करेंगे, अगर डीआरआर एक ही बार में क्रिएट करना है तो एक एंट्री होगा, या चाहे तो हम प्रीवियस कुछ ईयर्स में इंस्टॉलमेंट वाइज भी डीआरआर क्रिएट कर सकते। तो ये सब कुछ हम लोग सीख लिए सेकंड मेथड का, जहां पर रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट होता है। ये सेशन को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि अगर डिबेंचर को हम लोग अपना ही डिबेंचर को ओपन मार्केट से खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो डिबेंचर को कैसे रिडीम किया जाता है। ठीक है, तो ये सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।